नमस्कार। आज फिर हम फ्री अफ्रीका नामक इवेंट का, जो हमारा वैश्विक इवेंट है, वर्ल्ड पोइट्री मूवमेंट के सहयोग से, उनके सहयोग के लिए हमारी तरफ से जो मनाया जा रहा है, उसके हम चौथे दिन पर हम फिर हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेखन होता है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश के कवियों के साथ में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम 4 दिन से लगातार कर रहे हैं। हमने राजस्थान में, दिल्ली एनसीआर में और अन्य स्थानों पे हमने करना शुरू कर दिया था, और अभी हम आज हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। इसके बाद में हमें नॉर्थ ईस्ट की जो 6 भाषाएं हैं उनके साथ भी करना है, और एक दिन बाद हमें महाराष्ट्र का भी करना में भी ये फ्री अफ्रीका आंदोलन का सहयोग करना है। फ्री अफ्रीका का मतलब क्या है? अफ्रीका तो फ्री है, ये हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला के बाद में हम लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि बस समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन समस्याएं कहीं भी खत्म नहीं हुई। ना रंग भेद की समस्या खत्म हुई, ना गुलामी की समस्या खत्म हुई। जो देश संस्कृति का पालना था, जहां से आज भी कहा जाता है कि जेनेटिक जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि विश्व की जितने भी मानव जातियां हैं उनके आधारभूत जेनेटिक्स या आधारभूत जीन्स हैं, वो अफ्रीकन देशों में से है, यानी हमारे पूर्वज हैं। या अफ्रीका जो देश नहीं, महाद्वीप है, वो हमारा एक तरह से पालना है, हमारी माता है, या हमारा अपना ही घर है जहां से हम लोग सब निकले। वो देश हमें सालों से गरीब दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर सबसे अधिक संपदा है, सबसे अधिक भू संपदा है, सबसे अधिक जानवर हैं। 1300 मिलियन यहाँ पर जीव जंतु की वैरायटी रहती है। बहुत बड़े बड़े यहाँ के जंगल हैं, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, यहाँ पर बर्फ भी है, यहाँ हरियाली भी है, यहाँ सूखा भी है, यहाँ सब कुछ है। फिर ऐसा क्या है कि ये देश, बस ये प्रांत देश में बार बार कह देती हूँ, क्योंकि अफ्रीका को हम एक ही रूप में कहते हैं। ये महाद्वीप जो है वो हमेशा तकलीफ उठा रहा है। यहाँ पे भी हजारों भाषाएं थी जो खत्म कर दी गई, क्योंकि जब यहाँ के लोगों को, जब यूरोप के लोगों को ऐसा महसूस हुआ, जब वो अमेरिका आ गए, आदि देशों में गए, और वहां पर उनको ऐसा महसूस हुआ कि अरे यहाँ तो बहुत कुछ मिलता है, सोना भी है, प्लेटिनियम भी है, सब तरह का सामान मिलता है, बिजली भी का भी है, पेट्रोल भी है। तो फिर उन्होंने इन लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया, और यहाँ पर गुलाम बनाने से उनका सबसे बड़ा लाभ ये हो गया कि वो यहाँ का इनका जो फायदा उठा रहे थे, उसके साथ साथ जो इन लोगों का उपयोग भी कर रहे थे। यानी यही लोग अपनी संपत्ति को खोद के, मेहनत कर करके यूरोपियन को दे रहे थे। फिर इनको बहुत बुरी तरीके से, अगर आप पूरी कहानियां सुनिए तो बहुत बुरी तरीके से लाद कर यूरोप ले जाया जा रहा था, वहाँ स्लेव कल्चर चलाया जा रहा था। हालांकि कहा जाता है कि स्लेव कल्चर थोड़ा बहुत अफ्रीका के इजिप्ट वगैरह देशों में भी रहा है, लेकिन वहाँ इसके साथ साथ यहाँ पर भी स्लेव कल्चर चलाया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि उनको स्लेवी मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थी उनकी बॉडी, और साथ में उनका रंग काला था, और रंग के कारण को नीचे देखा जाता था। बहुत कोशिशों के बाद में ये अमेरिका ने रंगभेद नीति शायद 1994 में खत्म की है, और उसके बाद भी धीरे धीरे देशों को आज़ादी मिलने लगी थी, और करीब करीब मिल गई। लेकिन यहाँ से उपनिवेशवाद नहीं गया। वो कैसे? ये छद्म रास्ते से आया। वो जैसे कि किसी कवित्री ने कहा है कि पहले तो हमने कहा कि ये हमारा राजा आएगा तो हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, ये हम खुश रहेंगे, लेकिन पता पड़ा कि हमारा राजा ही हमारा शासक बनते ही वो हमारा शोषण करने लगा। ये स्थिति हुई कि जो हमारा था वही हमारा शोषण करने लगा, और फिर इसी तरह से
जो अपना सोचते हैं वो भी हमारे शोषण में लग जाता है। तो इसी कारण से अभी बहुत सारे coup हुए, तख्ता पलट हुए हैं। पहले तो तख्ता पलट तो करीब-करीब 54 से शुरू हो गए थे, लेकिन अधिकतर वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन कुछ अभी तो सफल हो रहे हैं, और वो तख्ता पलट इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पर जैसे सबसे बड़ी बात है कि ये गैफान में सबसे बाद में हुआ, और वहाँ की सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर बिजली है, और ये बिजली यहाँ पर उपयोग में नहीं लाई जा रही है। वो बिजली यूरोप में, फ्रांस में ले जाई जा रही है। ये लोग कहते हैं कि हमारी बिजली से हमें हमारे घर अंधकारमय है, और फ्रांस के जो टावर्स हैं वो जल रहे हैं। पेट्रोलियम आदि सब ये यहाँ से भर भर के ले जाया जा रहा है, इनके पास कुछ नहीं। कहा जाता है कि परमाणु बम का जो परीक्षण किया जाता है वो भी यूरोपीय देश चुपचाप अफ्रीकन देशों में जाकर करते हैं, जिससे उनका जो प्रभाव है उनके अपने लोगों में ना पड़े। इसके साथ साथ बहुत सी बातें कही जा रही हैं जो चुपचाप होती हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं पड़ता है, जो हमारी मीडिया इसके बारे में बात नहीं करती है, लेकिन ये बातें हो रही हैं, उनके खिलाफ हो रही है। कितना सहेंगे ये लोग? ये ऐसा तो नहीं है कि उनके पास बुद्धि की कमी है, बल की कमी है, क्योंकि आप ये देखिए कि अफ्रीका उस समय बहुत समृद्ध और बहुत ही उन्नत देश था। जब यूरोपीय देश लड़ रहे थे, जब यहाँ युद्ध हो रहा था, ये लोग व्यापार करना सीख गए थे, ये लोग गिनना सीख गए थे, ये लोग लेन देन करना सीख गए थे, ये कपड़ा बुनना सीख गए थे, ये नाचते थे, गाते थे, और ये नृत्य, ये लड़ाई करने की जगह ये नाचना गाना, उनके भी युद्ध होते थे, हर जगह युद्ध हुए हैं, हर प्रांत में युद्ध हुए हैं, यहाँ पे भी युद्ध होते थे। लेकिन ये सबसे पहले ये उन्नत हुए हैं अपने तरीके से, अपने तरीके से उन्नत हुए हैं। उन्नत होने का मतलब केवल यूरोपीय मापदंड से उन्नत होना नहीं होता है, जो यूरोपियों ने बाद में बना दिया। तो वो अपने तरीके से उन्नत थे, उसके बावजूद भी ये तकलीफ में रहे। और अभी जो हमारे बहुत से जो कवि हैं, अफ्रीका मित्र हैं, जो हमारे डब्लू वर्ल्ड पोइट्री मूवमेंट के सदस्य हैं, उन्होंने जब ये समस्या हम लोगों को बताई, तो हमने उनके सहयोग में, उनके साथ मिलकर उनके लिए सांत्वना के रूप में एक कविता पाठ करना शुरू किया, जो 21 तारीख से शांति दिवस से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। और गांधी जी का भी आप देख लीजिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी आ जाएगा, तो गांधी जी का भी वहीं पर एक जो स्वराज है उसकी बीज भी वहीं पे पड़ी है। तो हम ये हमारा पांचवा रीडिंग है कि जो हिमाचल प्रदेश से है। और इसके बाद में हमारी जो इसमें 3 और प्रांतों में, जैसे हिमाचल प्रदेश के 6 भाषाओं में, और फिर महाराष्ट्र में, और संभवतः बंगाल में भी 3 और रीडिंग होगी, लेकिन वो ऑनलाइन रीडिंग नहीं होगी। तो इस कार्यक्रम में देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे कवि हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा भी है। तो इस कार्यक्रम में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो है कामायनी बिष्ट, जो अच्छी कवित्री है और शिक्षिका है, जो कृत्या की एक सहयोगिका रही है, और बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी वक्ता है, और बहुत अच्छी कार्यकर्ता भी है। तो कामायनी बिष्ट, मैं आपका स्वागत करती हूँ। Ji, pranam. Good evening to everyone. Good morning, good afternoon to everyone. Thank you for joining us today. Madam has already introduced the context of this poetry reading session. Poetry has long been a potent means of protest and a very powerful tool for expressing solidarity. It has long been seen as a means to amplifying voices, building solidarity, advocating change, preserving culture, empowering and the marginalized, and challenging stereotypes. It captures the essence of the struggle of people around the world and unites people in their shared commitment to justice and equality. We, the people of the world, hope that through the medium of poetry, the voices of those who have long been oppressed are heard
and the path towards a brighter future is illumined. We have today a bunch of poets from Himachal Pradesh, the tiny hill state in India that loves its mountains, its streams, its folk, and its gods. While we face our own set of travails, we never cease to be affected by the suffering of our fellow brethren around the world. Joy doesn't bind people as much as grief does, and we understand that. So here we are with our little offerings at the altar of peace. To begin with, I'm going to read out a poem by Emmanuel Ortiz. And this is a poem that encapsulates the entire spirit behind this series of poetry reading sessions. Here it goes. Before I begin this poem, I'd like to ask you to join me in a moment of silence in honor of those who died in the World Trade Center and the Pentagon on September 11, 2001. I would also like to ask you to offer a moment of silence for those who have been harassed, imprisoned, disappeared, tortured, raped, or killed in retaliation for those strikes, for the victims in Afghanistan, Iraq, and in the US, and throughout the world. And if I could just add one more thing, a full day of silence for the tens of thousands of Palestinians who have died at the hands of US backed Israeli forces over decades of occupation. 6 months of silence for the 1.5 million Iraqi people, mostly children, who have died of malnourishment or starvation as a result of a 12-year embargo against the country. And now the drums of war beat again. Before I begin this poem, 2 months of silence for the blacks under apartheid in South Africa, where Homeland Security made them aliens in their own country. 9 months of silence for the dead in Hiroshima and Nagasaki, where death rained down and peeled back every layer of concrete, steel, earth, and skin, and the survivors went on as if alive. A year of silence for the millions of dead in Vietnam, a people, not a war. For those who know a thing or two about the scent of burning fuel, their relatives' bones burnt in it, their babies born of it. 2 months of silence for the decades of dead in Colombia, whose names, like the corpses they once represented, have piled up and slipped off our tongues. Before I begin this poem, 7 days of silence for El Salvador, a day of silence for Nicaragua, 5 days of silence for Guatemala, none of whom ever knew a moment of peace in their living years, 45 seconds of silence for the 45 dead in Actel, Chiapas, 1933 miles of silence for every desperate body that burns in the desert sun, drowned in swollen rivers at the pearly gates of the empire's underbelly. A gaping wound sutured shut by razor wire and corrugated steel. 25 years of silence for the millions of Africans who found their graves far deeper in the ocean than any building could poke into the sky. For those who were strung and swung from the heights of sycamore trees in the south, the north, the east, the west. There will be no DNA testing or dental records to identify their remains. 100 years of silence for the hundreds of millions of indigenous people from this half of right here, whose land and lives were stolen. In postcard perfect plots like Pine Ridge, Wounded Knee, Sand Creek, Fallen Timbers, or the Trail of Tears, names now reduced to innocuous magnetic poetry on the refrigerator of our consciousness. From somewhere within the pillars of power, you open your mouths to invoke a moment of our silence, and we are all left speechless, our tongues snatched from our mouths, our eyes stapled shut. A moment of silence, and the poets are laid to rest, the drums disintegrate into dust. Before I begin this poem, you want a moment of silence. You mourn now as if the world will never be the same, and the rest of us hope
to hell it would be, not like it always has been, because this is not a 9/11 poem. This is a 9/10 poem, a 9/9 poem, a 9/8 poem, a 9/7 poem. This is a 1492 poem. This is a poem about what causes poems like this to be written. And if this is a 9/11 poem, then this is a September 11th, 1973 poem for Chile. This is a September 12th poem for Stephen Biko in South Africa. This is a September 13th, 1971 poem for the brothers at Attica Prison, New York. This is a September 14th, 1992 poem for the people of Somalia. This is a poem for every date that falls to the ground amidst the ashes of amnesia. This is a poem for the 110 stories that were never told. The 110 stories that history uprooted from its textbooks, the 110 stories that CNN, BBC, the New York Times, the Newsweek ignored. This is a poem for interrupting this program. This is not a peace poem, not a poem for forgiveness. This is a justice poem, a poem for never forgetting. This is a poem to remind us that all that glitters might just be broken glass. And still you want a moment of silence for the dead? We could give you lifetimes of empty, the unmarked graves, the lost languages, the uprooted trees and histories, the dead stares on the faces of nameless children. Before I start this poem, we could be silent forever, or just long enough to hunger for the dust to bury us, and you would still ask us for more of our silence. So, if you want a moment of silence, then stop the oil pumps, turn off the engines, the televisions, sink the cruise ships, crash the stock markets, unplug the marquee lights, delete the emails and instant messages, derail the trains, ground the planes. If you want a moment of silence, put a brick through the window of Taco Bell and pay the workers for wages lost. Tear down the liquor stores, the townhouses, the White Houses, the jailhouses, the penthouses, and the Playboys. If you want a moment of silence, then take it on Super Bowl Sunday, the 4th of July, during Dayton's 13-hour sale. And next time your white guilt fills the room with my beautiful brown people having gathered there, you want a moment of silence? Then take it now, before this poem begins. Here, in the echo of my voice, in the pause between the goose steps of the second hand, in the space between bodies in embrace, here is your silence. Take it all, and don't cut in line. Let your silence begin at the beginning of crime, and we tonight, we will keep right on singing for our dead. So I kind of loved this poem, and one of the poets that was supposed to be on the session today, Pradeep Saini recommended that this poem be read, and he himself was not able to make it to the session. But now let us begin with the poetry reading of poets from Himachal Pradesh. And first and foremost, I invite Dr. Rekha Vashisht, one of the most recognized poets of her time in the state. She has 3 published poems of poetry and 2 volumes of short stories to her credit. All of them have received critical acclaim and awards. Her writing has been published in most of the leading literary journals and is part of several anthologies. Many of her stories and poems are also prescribed in various syllabi across the country, and she writes in Hindi. Let me invite her to read to us. Rekha ji, please. नमस्कार। सबसे पहले तो कृत्या टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। मैं समझती हूँ कि प्रतिरोध की भावभूमि से उपजी कोई भी कविता किसी भी देश की हो, उसमें कहीं ना कहीं समानता होती है। भारत की कविता अफ्रीकन कविता से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि भारत के लोग भी उन्हीं की तरह गुलामी, रंग भेद, शोषण, जाति भेद, इन सब तरह के शोषण की पीड़ा से गुजरे हैं।
अभी जो कविताएं मैं पढ़ूंगी वे कविताएं धार्मिक और सांप्रदायिक आतंक के मुद्दों से जुड़ी पीड़ा से जन्मी हैं। मेरी पहली कविता है पड़ताल। दो चौकियों पर हो चुकी है पड़ताल, हाथों ने खोला है थैला और आंखों ने खाल। मुझे निरापद समझ लिया गया है फिलहाल। रात होते ही घना जंगल हो गई है नाइट बस, कानों में पड़ रही है सियारों की हुआ, चीते के झपटने का भ्रम होता है। एक भयंकर सपना चलने लगता है तेज रफ्तार। कुछ लोगों की खलवाट खोपड़ियों पर उग आए हैं नरमुंड, और कुछ औरों के माथे पर छपी हैं बंदूकें। पड़ता है गिरेबान से, फिर पूछता है क्या है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारा गण चिन्ह, किस टोले के हो। मैं भूल जाता हूँ अपना और अपने खुदा का नाम। वे सब आते हैं चलती हुई सलाखें लेकर, दाग देते हैं मेरे माथे पर अपना गण चिन्ह। वे सब नाचते हैं, खोपड़ियों में पीते हैं लहू की शराब। एक शब्दहीन विचित्र बोली बोलते हैं, केवल दहाड़ें और चीखें। एक चीख शब्द की तलाश में सदियों तक फैल जाती है। दूसरी कविता है प्रार्थना का संकट। वे नहीं रहे अब, वे जानते थे पंछियों की बोली। नीम की फुनगियों पर, नींबू के फूलों पर उनके संग गाती थी चिड़िया समवेत। भगवान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मंदिर के कलशों से ऊपर, मस्जिद की मीनारों के पार, अनल हक, अनल हक गा सकती है सिर्फ गोरैया। हम भूल चुके हैं उसकी बोली। चिड़िया नहीं टेरती अब प्रार्थना के गीत। कैसे दुर्दिन है, खतरे से खाली नहीं है ईश्वर का नाम लेना। चले गए हैं सभी देवता निबिड़ निर्वाचन में, घात लगाए खड़ी है भीड़, चमत्कारी अघोरी है भीड़। हर प्रार्थना को नारा बना देती है भीड़, हर प्रार्थना को नारा बना देती है। और एक और छोटी कविता है आतंक। मम्मी, आतंक कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है बेटे। हम आतंक देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पहले क्षण खामोश रहता है, परीक्षा से घर लौटा बेटा गुमसुम। कहता है दूसरे ही क्षण, सुनो मम्मी, उसके बुक्कड़ में छिपी है मशीन गन। वह बस में चढ़ता है, किसी भी सीट पर बैठ लेता है, मूंगफली टूंगता है, साथ बैठे आदमी से पूछता है भाई कैसा है मौसम, क्या है इस बार फसलों का हाल। फिर एक सुनसान जगह वो पास बैठे आदमी पर गोली चला देता है। आतंक हम देख सकते हैं मम्मी, आतंक भाववाचक नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धन्यवाद। बहुत खूब, थैंक यू रेखा जी. I now invite Ajay ji, who started writing at the tender age of 19 and hasn't stopped since. His poetry has been published in several journals and newspapers and has been translated into many languages. He writes in Hindi and he has two published volumes of poetry and one collection of essays. His chief concern as a writer
remains the vulnerability of the environment. Ajayji, we are eager to hear your poems. I will be reading out your translation. धन्यवाद कमायनी. मेरी आवाज आ रही है? जी. थैंक यू. धन्यवाद कमायनी. धन्यवाद रति मैम, कृत्या. मुझे खुशी हो रही है एक लंबे वक्फे के बाद. वो 2006 का साल था शायद जब हम कृत्या से जुड़े थे. कृत्या के लिए थोड़ा बहुत काम भी किया मैंने साल 1.5 साल भर, और इस इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा कृत्या का मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा मुझे जोड़ने के लिए. जब ये प्रोग्राम कंसीव हो रहा था, रति मैम ने मुझे रेसिटेशन के लिए कहा, तो मुझे ये डर था कि अफ्रीका पर मेरी कोई कविता थी नहीं, और दुर्भाग्य से अफ्रीका शब्द भी मेरी कविता में कहीं आया नहीं. लेकिन जब उनके आइडिया को ठीक से समझा मैंने फोन पर, तो मुझे लगा कि इस थीम पर कुछ कविताएं मेरी हो सकती है. ये बहुत बड़ा ग्लोबल थीम है, लेकिन मैं अपने लोक में अपने लोकेल के अंदर, अपनी स्थानिकता के अंदर उस ग्लोबल आहट को शायद मैं कहीं पकड़ पाया हूँ कुछ कविताओं में. तो ये 2 कविताएं मैंने चुनी है. पहली कविता सुना रहा हूँ. इस आदमी को बचाओ. सड़क के किनारे ये जो धूल में लथपथ सड़क के किनारे ये जो धूल में लथपथ पड़ा हुआ काला नंगा आदमी है, जिसके होठों से गाढ़ी लाल धारी बह रही है. इस आदमी को बचाओ. हो गई होगी कोई बदतमीजी, गुस्सा आया होगा और गाली दे दी होगी इसने. भूख लगी होगी और मांगी होगी रोटी इसने. मन की कोई बात ना कह पाकर थोड़ी सी पी ली होगी इसने. 2 घड़ी नाच गा लिया होगा खुश होकर, और बेसुध सोता रहा होगा थक जाने पर. करीब जाकर देखो, चमकीली सड़क के किनारे फेंक दिए गए तुम्हारी सभ्यता के मलबे में धराशायी इस अकेले डरे हुए आदमी को. इस आदमी की यादों में पसीने की बूंदें हैं. इस आदमी के ख्वाबों में मिट्टी के ढेले हैं. देखो, तैर रही इसकी आंखों में दहशत की कथाएं. ये आदमी अभी जिंदा है. इस आदमी को बचाओ. इस आदमी को बचाओ कि इस आदमी में इस धूसर धरती का आखिरी हरा है. इस आदमी को बचाओ कि इस आदमी में हारे हुए आदमी का आखिरी सपना है, कि यही है वो आखिरी आदमी जिस पर छल और फरेब का कोई रंग नहीं चढ़ा है. देखो, कनपटियों के पास वाली नस बहुत तेजी से फड़क रही है, कि पसलियां भले चटक गई हो, उनके पीछे एक दिल अभी भी बड़े ईमान से धड़क रहा है. कि कंधे भले उखड़ गए हों, बाहें हो चुकी हो नाकारा, बेतरह कुचल दिए गए हों इसके पैर, तुम अपने हाथों से टटोलो. इस आदमी की रीढ़ अभी भी पुख्ता है. ये आदमी अभी जिंदा है. इस आदमी को बचाओ. इस आदमी को बचाओ. धन्यवाद. The ये English कविता translation मैंने of this poem, Save This Man. जी, Save जी, this man, the one lying sprawled in the mud by the roadside. It's a dark, naked man from whose lips run a thick red trickle. Save this man. He may have indulged in some act of insolence, may have been aroused to anger and cursed somebody, may have been hungry, may have asked for bread. Unable to vent his heart, he may well have drunk a little. He may have sung and danced for a few gay moments, and may have slept tight, inebriated and exhausted. Go closer, look. Tossed off the shimmering road, lying prone on the debris of your civilization, look at this sacred, scared, lonesome man.
His memories are made of sweat. His dreams are those of clods of mud. Tales of horror float in his eyes. This man is still alive. Save this man. Save this man, for in him festers the last dream of a vanquished man. For he is that last man, unstained by deceit and guile. Look closely, there still throbs a vein in his temples. For though his ribs may have cracked, within still beats a heart most fervently. His shoulders may be dislocated, arms may have become lifeless, and his feet may have been crushed beyond repair. But feel with your own hands. This man's spine is still whole. This man is still alive. Save him. Save him. अजय जी अगली कविता. थैंक यू कमाइनी, इस बहुत अच्छे और बहुत मेहनत से की गई ट्रांसलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कविता मैं ये बताना चाह रहा था कि ये कविता मैंने रोहतांग टनल जब बन रहा था उसके नॉर्थ पोर्टल पर जब अंडर कंस्ट्रक्शन था उस वहां पर एक घटना घटी थी, वहां पर ये कविता लिखी मैंने। अब आज तो रोहतांग टनल बन गया है, तो हिमालय के इंटीरियर में और ट्रांस हिमालय में एंट्री होगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, और इजी एक्सेस हो गया है, सड़कें बन गई हैं, तो विकास अंदर जाएगा तो बहुत सारी चीजें बाहर भी लेके जाएगा, जो मेरा डर है। और मैं अपनी सभी कविताओं में उसी डर को व्यक्त करता रहता हूँ। और उसी से जुड़ी हुई एक कविता, मेरा आखिरी रंग भी ले जाओ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मेरा आखिरी रंग भी ले जाओ। तुम आए मेरे पेड़ों की हरियाली के साथ साथ, छीन ले गए 1000 रंग मेरे फूलों के, चुरा ले गए नीली नदियां और बेशुमार सतरंगी तितलियां। तुमने लूटी मेरे चांद की 1,00,000 रातें और पहुंच दिया मेरे भोर का दहकता हुआ लाल। तुम फिर आए, राख ले गए मेरी जली हुई झोंपड़ी का। 8 बज गए। हाँ, कुछ समस्या है किसी को? कुछ डिस्टरबेंस आ रही है? मैं शुरू करूं फिर से? जी। हुआ क्या है? हाँ, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। ये म्यूट कर दें तो पीछे से होस्ट, बड़ी मेहरबानी रहेगी सबको। तुम फिर आ गए, राख ले गए मेरी जली हुई झोंपड़ी का। उसे अपने ड्राइंग रूम की दीवार का ऐश ग्रे बनाया। ले गए कोयले बीन बीन कर अपनी लंबी मर्सिडीज का कॉल ब्लैक बनाया। हड्डियां ले गए मेरे मवेशियों और परिजनों की, अपने टेरेस की फर्श का ऑफ वाइट बनाया। धुआं ले गए बचा हुआ अपनी महंगी पार्टी वियर का स्मोक टोन बनाया। मिट्टी ले गए मेरी सारी की सारी, अपने बेडरूम का बैक्ड क्ले बनाया। अभी भी कुछ कमी रह गई होगी, आओ खींच ले जाओ मेरी शिराएं और धमनियां, अपने लिए वॉल हैंगिंग्स बनाओ ऑर्गेनिक। चूस लो मेरी खून का आखिरी कतरा, उसे अपने गालों का ग्लॉसी रेड ब्लशर बनाओ। मुझे तो आदत ही है, मैं तो जी ही जाऊंगा जैसे तैसे इस खोखले अंधेरे बियावान में। बस तुम्हारा वो शहर खूब सजना चाहिए, खिलता दमकता चहकता हुआ, गरिमामयी, एकदम जैविक दिखना चाहिए। धन्यवाद। Take away my last color. You came, and along with the green of my trees, robbed my flowers of their myriad hues, stole the blue rivers
and the countless rainbow butterflies. You embezzled my moon of a million nights and erased the burnishing red of my dawn. You came again, took the ashes of my burnt out hut, and colored the walls of your drawing room ash grey. You picked coal of all kinds to make coal black for your long Mercedes. You took away the bones of my cattle and kin to make the off white of your terrace floors. You stole even the remnant smoke and made the smoke tone of your exquisite party wear. You pilfered all my soil and made the baked clay of your bedrooms. Perhaps something remains. Come, pull out my veins and arteries. Make hangings for your walls, organic ones. Suck away the last drop of my blood to make the glossy red blush on for your cheeks. I'm accustomed to it. I'll survive somehow. In this dark, barren jungle, your city must shine bright and pretty, bedazzling, blossoming, and chirping. Majestic, it must appear organic. Thank you so much, Ajay ji. Those were two very beautiful poems. Thank you very much. And next in line, we now have another very significant poet from the state, Atma Ranjan ji. Atma Ranjan ji is a widely published poet, critic, and short story writer who has two collections of poetry to his credit. His work has been translated into several languages, including English, Nepalese, Bengali, Punjabi, Urdu, Gujarati, and a few others. He has a long list of awards that mark him as one of the most respected poets in Himachal Pradesh today. We are very happy to have you with us, Atma Ranjan ji. आइए सुनाइए अपनी कविताएं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आत्मरंजन जी, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कर रखा अपने आप को। नमस्कार सबको, नमस्कार और कृत्या का आभार इस मुहिम में जोड़ने के लिए। इस संदर्भ में जब कविता पाठ के लिए मुझसे कहा गया तो मुझे भी ये लगा कि कोई प्रत्यक्ष रूप से उस तरह से अफ्रीका के संदर्भ में कोई कविता, हालांकि क्योंकि मेरे अनुभव जगत में नहीं है तो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन मुझे लगा जब मैंने अपनी कविताओं को देखा तो बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं, क्योंकि शोषण का जो इतिहास है, शोषण की जो परंपरा है, वो तो मिलती जुलती है और काफी हद तक हम उसके कहीं ना कहीं अपने आसपास तमाम दृश्यों में शामिल रहते हैं। तो एक कविता में एक ही कविता पढ़ूंगा और इस कविता में आप इसे, मेरा आग्रह है या निवेदन है कि अभिधा में ना पढ़ करके इसे लक्षणा व्यंजना में देखें, तो ये बिल्कुल उसी परंपरा से जुड़ती है जो कहीं ना कहीं दास प्रथा से लेकर के शोषण की, और दास प्रथा कई कई चेहरों में आज भी सभ्यता का बोझ उठाए हुए हमारे पास मौजूद है कई कई चेहरों में। तो कविता का शीर्षक है जो उठाए हुए हैं आपका बोझ। ये बोझ अनेक अर्थों में, जो उठाए हुए हैं आपका बोझ, गौर से देखो उसे, जो उठाए हुए हैं आपका बोझ, गौर से देखो। जरूरी है ये देखना और गौर करना, खास तौर पर तब जबकि लोकतंत्र के आलोक में नहाया खिला खिला है हमारा नया विश्व। न्याय की पुस्तकें मानी और रखी जा चुकी हैं सबसे ऊपर, बहुत जरूरी है ये देखना। जबकि हर एक देश सहेजे हुए है अपने अपने कठिन मुक्ति संग्राम की गर्वीली स्मृतियां, लौट लौट आता हुआ स्वतंत्रता दिवस का जश्न, शानदार जश्न की इस चकाचौंध के बीच ये देह दंड से राहत जितनी, मनुष्य होने की मुस्कुराहट जितनी, आजादी का मामला है। जरूरी है ये देखना और गौर करना। ताज्जुब की देखा ही नहीं जा रहा, उसे देखा जाना चाहिए जिस तरह।
जबकि हमारे आपके आसपास ही है वो, आसपास ही कहीं साथ चलता हुआ, मसलन रेलवे स्टेशन, बस अड्डों में, सिर पर पीठ पर लादे हुए आपके माल असबाब का बड़ा सा गट्ठर। गौर से देखो उसे, गौर से देखो उसे, भिंची हुई है उसकी देह, झुकी हुई रीढ़ की हड्डी, धौंकनी की तरह चल रही है सांसें। आपके हिस्से का पसीना बह रहा है उसकी देह से। एक बेचारगी, एक रिरियाहट स्थायी रूप से जम गई है उसके चेहरे पर। संवेदनशील, एक न्यायप्रिय नजर की प्रतीक्षा में है वो सदियों से। ठीक वैसी नजर जो पड़ी थी कभी रिक्शा ठेलने में जुटी उसकी मनुष्य देह पर, और मनुष्यता की शर्म माना जाने लगा मानव रिक्शा। वही नजर पड़ी थी जो सिर पर धरी बजबजाती गंदगी पर और सर पर मैला उठाने विरुद्ध बन गया था कानून। कुछ वैसी ही नजर की प्रतीक्षा में है वो सदियों से। गौर से देखो, सदियों से गिरवी और जर खरीद उस देह को, पस्त, धूसर, फटेहाल, वो देह और रूह जो उठाए हुए है आपका बोझ, जो उठाए हुए है आपका बोझ। बहुत चालाकी से जिसे अनाधिकृत और अमानवीय ढंग से लाद दिया है आपने उस पर, आपके चेहरे की चमक, दमकती मुस्कान और शान का बोझ। बहुत चालाकी से जिसे अनाधिकृत और अमानवीय ढंग से लाद दिया है आपने उस पर, आपके चेहरे की चमक, दमकती मुस्कान और शान का बोझ, आपके रौब-दाब, आपकी प्रभुता और महानता का बोझ, बड़ी सी आपकी खाने की मेज और 56 भोग थालियों का बोझ, बढ़ती तोंद और बढ़ती लालसाओं का बोझ, आसमान में उठते महलों, अट्टालिकाओं, इस वैभव और चकाचौंध का बोझ। बहुत लाजमी है ये देखना, बहुत लाजमी है ये देखना, ये गौर करना। अंतिम पंक्तियां कि आप कहें मुझे लगता है नेट हैंग हो गया है। आप जी जी, बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ रहे थे और मुझे लगता है हम सब लोग उसमें इतने ड्रेंच थे कि आई थिंक वील मिस द लास्ट पार्ट ऑफ इट, बट सिंस वी हैव लॉस्ट connectivity with him, let's now move on to our next poet, Abhyudita Gautam. Abhyudita Gautam is a writer who dabbles in diverse forms. She writes poetry, she writes stories, drama, and criticism. Her special interest has been mythology and the folk narratives of our state, and these narratives have formed the soil to her fertile creativity. She has earned recognition for her prolific writing and very keen engagement with tradition. I invite Abhyudita Gautam to read her poems. अनम्यूट कर लीजिए। Namaskar to everyone, and thank you so much for having me. Thank you, Kamaini ma'am, and thank you, Kritya, for introducing me to this platform, which is absolutely new, and I'm sure it's going to be a very, very profound learning experience for me. I shall be starting with one of the poems that I just attempted to write recently because the theme was Africa, and I wanted to create something so that I can do justice to this theme this platform that I have been introduced to. So I have written just one poem, and that is called Phoenix of African Hope. So I shall start reading my poem. The phoenix of African hope has risen from the ashes of slavery and prejudice to set apartheid ablaze in the fire of protest, to decolonize the minds from subjugation
and take flight with the feathers of freedom, inching towards a new horizon of colors, with every flap of its wings flying away from the black history of racism, of exploited and looted resources, diamonds and gold, platinum and cobalt, that the world adorned to claim prosperity, while the Africans still longed for their liberty. Piercing through the dark rainforest of anonymity, ignorance, and mysteries, looking over the long Nile of blues, showering nutrition over the Sahara of poverty, bringing out the pygmies and the bantus from the pages of our books to write their own stories of worlds unknown, lives undeciphered, of Kayan women with long coppered necks, of modified mouths, lips, and teeth, to retell the tales of the pharaohs lying under the pyramids of glory, to relive the ancient Egyptian civilisations that defined magnificence and splendor, glancing back at the blotted history, to undertake a new safari of human rights, draw the equator as a line of equal opportunities, and take the cheetah strides of progress to the world of peace and harmony, where climate change would not alter our perception of the Lion King, whose roar from the Pride Rock shall send the message to the world. Africa has woken up to a new sun in the east. So that is the only poem that I'm going to be reading out today. That is my own creation. Lovely, Abhyudita. That was so beautiful. I think that was, I think the first poem of hope for the evening. All the other poems have been actually mourning slavery, but you're looking into a beautiful horizon and a bright horizon. Lovely. Thank you. And unfortunately, the African poet who we were hoping to meet during this session has not been able to join us. Probably there have been issues with his network. Um, Yet, I would like to introduce him to all of us, and we don't want to miss out on his poem. So um, we do have a translation of his poem, which Abhyudita will read out. So we were supposed to meet Mr. Saleh Bobe Bali, who hails from Nigeria. Having specialized in oral literature and the challenges of traditional cultures in the local development of post colonial Africa, he has been a teacher researcher at the University of Zinda, has headed the Department of Literature, Arts and Communication, and has been the Director General of the National Institute of Arts and Culture. He is an active member of the WPM, which is the World Poetry Movement. He's a prolific writer who has 7 published books to his credit, and we are very happy to have Saleh as part of our poetry commune. And Saleh, even if you haven't been able to join us, if you're being able to hear us, let me tell you that we from Himachal Pradesh lend you our voice so that your voice is strengthened by this poetic camaraderie. Abhyudita, please can you read out one poem in translation? All right, ma'am. Um, I think I'm privileged to be reading out a poem. Ma'am, Saleh is there. Okay. Saleh there are is. two. Oh, Saleh Okay. is here. Wonderful. Yes. Yes. All Okay. right, Saleh, wonderful. So I think then we'll wait for you to read out your poem first, and then Abhyudita will read the translation. Yes, Saleh, we are waiting.
Abhyudita, we'll probably read the translation first and then hear the poem. कंटिन्यू कीजिए आप. उनका कैमरा नेट की वजह से कैमरा भी नहीं स्टार्ट है और वो बाहर हो गए. No problem. We can go the reverse way and we can hear the translation and then meet the poem. Okay, ma'am. The first poem is Who Am I? Other than a sensitive soul, echo of the pains of my Africa, looking towards the future, the back a windbreak, who strains his ears to words of peace. Who am I other than this silence, who communicates with himself day and night, while swarming in his cloistered mind 1,001 survival ideas, under the rapacious drones of imperialism? Who am I in this fractured world where borders of hatred are raised, of territories, races, religions, between woman and man, poor and rich, other than the echo of united souls, minds, and hearts? Me who only recognizes being and not seem it. Who am I other than this noise, who echoes with himself day and night, while swarming before him 1,000 opposing ideas, apostles of war? Who am I? An artist? No. This lipstick word, what makes the beautiful look like the ugly? On its hidden face, in search of an artificial charm, an ephemeral as an intention, a man who questions himself, yes, about life, on death, who waver, who are fleeing. Who am I? Excuse me, Me. 1 minute. Uh, 1 minute, please. I think my Facebook is on, and that is why your Facebook is repeating. So you please switch off your face. Just come out from the Facebook. Ma'am, are you speaking to me? Somebody's Facebook is on simultaneously. आपको अपना Facebook से लॉग आउट करना पड़ेगा या उसको बंद कर दीजिए क्योंकि एको है अदरवाइज. हाँ हाँ. अभी किसी का है, ग्रुप में अनम्यूट किसी का करिए. है. अनम्यूट करिए. अभ्युदयता आप अनम्यूट कर लो. हाँ. आपके अभी तो आपके पास तो नहीं है ना फेसबुक? नहीं मैम, नहीं है. अभी तो मैंने तो नहीं किसी ऑन का फेसबुक खुला हुआ है? ठीक है, अब आप शुरू कर दीजिए. थैंक यू. Okay, so who am I? Neither black nor white, but the image of my hand. On the front, it is white. On the back, it is black. This is how the Creator made it. Living together is natural. Hating is human stupidity. Neither white nor black, just a human, echo of silences and the sounds of time. Who am I, other than the dreamer, who aspires to an era without war nor hatred, while the sky is watering the four corners of the earth, rain of hail without storm nor cyclone? So, this was the first poem, Who Am I? I can't hear you, ma'am. Thank you so much, Abhyudita, for reading out that translation. I now request Satyanarayan Snehiji to please come and read his poems. And before that, I would like to introduce Satyanarayan Snehi to you as a poet who has been writing for the last 20 years. His pastoral heart meets the big bad world with due amusement and due skepticism, and one stumbles upon his poems in almost every literary magazine. He's a much lauded speaker and he teaches Hindi for a profession. Snehi ji, आइए please. Is
जी, स्वागत है स्नेही जी। अच्छा, मेरी बारी है। नमस्कार। मैं इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से बीच-बीच में गायब हो जाता हूँ। तो आपने जो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म में जोड़ने के लिए और आपने जोड़ा तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर किस रचना से आपको रूबरू कराऊँगा। ख़ैर 2 पंक्तियाँ पहले उस देश के लिए जिसको लेकर के आपने ये मुहिम चलाई है। जब आदमी की पहचान उसके रूप, रंग और आकार से की जाती है। जब आदमी की पहचान सिर्फ़ उसके रूप, रंग और आकार से की वहाँ उसका बुद्धि, बल और विवेक नगण्य हो जाता है। वहाँ ना आदमी दिखता है, नहीं आदमियत नज़र आती है। ये 2 पंक्तियाँ थी उस मुहिम के लिए जो मुहिम आपने छेड़ी है और चूँकि मेरे लिए विषय नया था और आज तक मैं तो अपने लोक से और लोक के प्रतिबद्ध होकर के लोक के प्रति अपने रचना क्रम से बाहर अभी तक नहीं निकला। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म ने में अगर मुझे कुछ दिया है, तो वो दिया है कि हमें दुनिया में ऐसी अवस्था पर भी ज़रूर लिखा जाना चाहिए कि दुनिया में ऐसी घटनाएँ क्या-क्या और किस-किस तरह से घट रही है। आम जनमानस की स्थिति कमोबेश पूरी दुनिया में एक जैसी है। इसलिए मैं एक कविता इस प्लेटफ़ॉर्म पर साझा कर रहा हूँ, वो है आम लोग। सिर्फ़ उन लोगों के नाम गिनाए जाते हैं, जिनके ओहदे होते हैं। सिर्फ़ उन लोगों के नाम गिनाए जाते हैं, जिनके ओहदे होते हैं, बाकी सब होते हैं आम लोग। भारी संख्या में हमेशा सभा में भीड़ बढ़ाते हैं आम लोग। करारी धूप हो, चाहे हो बारिश, हाथ में माला लेकर करते हैं इंतज़ार नेताजी का। हर चुनाव में बैनर उठाकर लगाते हैं नारे, उनके भाषण पर अक्सर तालियां बजाते हैं आम लोग। आंदोलन में कभी लाठियां खाते हैं, पशुओं की तरह ठूंस दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं दूर जंगल में आम लोग। आंदोलन में कभी लाठियां उठाते हैं, पशुओं की तरह ठूंस दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं दूर जंगल में आम लोग। आम लोग करते हैं मतदान हमेशा। आम लोग करते हैं मतदान हमेशा, चुनते हैं हमारा नेता, यही मानकर कि सरकार वही बना रहे हैं। आम लोग करते हैं मतदान हमेशा, चुनते हैं अपना नेता, यही मानकर कि सरकार वही बना रहे हैं। आम लोग खुश भी होते हैं, कभी-कभार नाचते गाते भी हैं किसी खास मौके पर। खून पसीना बहाकर कमाते हैं 2 वक्त की रोटी, लगाए रहते हैं उम्मीद हर नई सरकार से। दरअसल काम सारे करते हैं आम लोग। दरअसल काम सारे करते हैं आम लोग, जिससे चलती है सरकारें, उल्लेख किसी एक के नाम से किए जाते हैं। दरअसल काम सारे करते हैं आम लोग, जिससे चलती है सरकारें, उल्लेख किसी एक के नाम से किए जाते हैं। शामिल है आम लोग हर जगह, हर काम पूरा करने में, पर उनके नाम नहीं है कहीं पर। जन्म से मृत्यु पर्यंत जन्म से मृत्यु पर्यंत सिर्फ करते हैं काम आम लोग, फाइलों में बंद हो जाते हैं उनके नाम हर काम पूरा होने पर। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
karungi. I think Saleh is with us now, and we should have the good fortune to hear him read his poetry to us. Though we've already heard the translation, Saleh, but of course it would be a privilege to hear you recite your poem to us. Please, we're waiting. Saleh, you have to start poetry. Saleh, please unmute yourself and start reading. The language is a problem. Voice, please, voice. Mic. तो गया पता नहीं. Click mic, please. No, mic, please. Oh, उसने अपने आप को unmute कर रखा, mute कर Will he रखा है. read the message and understand? Oh, he won't understand because it is Saleh, this mic, you have to unmute your mic. Unmute your mic. Mic, please. इसको समझ में नहीं आ रहा है. हमारे यहाँ किसी को फ्रेंच तो नहीं आती. किसी को फ्रेंच का एक शब्द आता है. Can you Let me look for a translation map on Google. What is the unmute? What is the unmute in French? Let me look for a translation on Google. Mic, unmute it, please. Unmute. Your mic. There is a mic. कहाँ से दिखेगा ये? हाँ. Here this mic. You take that mic. Really? Yes. Good. Now you read your poem, please. Good. Read. I want to read. Yes. Okay. Yes. Please. Okay. Please. Qui suis-je, autre qu'une âme sensible, écho des douleurs de mon Afrique, le regard vers le futur, le dos un brise-vent qui tend les oreilles aux paroles de paix. Qui suis-je, autre que ce silence qui communique avec lui-même, le jour comme la nuit, pendant que fourmille dans son esprit cloîtré 1001 idées de survie sous les drones rapaces de l'impérialisme. Qui suis-je dans ce monde fracturé où se hissent les frontières de haine, de territoires, de race, de religion, entre femmes et hommes, pauvres et riches, autre que l'écho des âmes unies, des esprits, des cœurs, moi qui ne reconnais que l'être et non le paraître. Qui suis-je, autre que ce bruit qui fait écho avec lui-même, le jour comme la nuit, pendant que grouillent devant lui 1000 idées opposées des apôtres de la guerre. Haïr et bêtise humaine, ni blanc, ni noir, simplement un humain, écho des silences et des bruits du temps. Qui suis-je, autre que le rêveur qui aspire à une ère sans guerre ni haine, pendant que le ciel arrose les 4 coins de la terre de pluie, de grêle, sans tempête ni cyclone. Ok. Qui suis-je? Un artiste? Non. Ce mot rouge à lèvres que fait passer la belle comme la laide sur sa face dissimulée à la recherche d'un charme artificiel aussi éphémère qu'une intention. Un homme qui s'interroge, oui, sur la vie, sur la mort, qui vacille, qui fuit. Qui suis-je? Ni noir ni blanc, mais l'image de ma main au recto, elle est blanche, au verso, elle est noire. Ainsi la fête le classeur, vivre ensemble et éternel. Merci. Deuxième poème, un rameau pour l'Afrique. Je rêve d'une Afrique libre, comme le gazelle qui plane dans le ciel. Les ailes caressant la brise matinale, ma conscience me dit à voix basse, prends ta plume et trace ta voix sur les dunes errantes du désert. Je rêve d'une Afrique pacifique où viennent les humains de l'univers accomplir leur pèlerinage de rédemption. Ma raison me dicte à l'oreille,
chante le cantique de communion comme le rossignol au fait de l'olivier. J'écoute les récits historiques que racontent les griots authentiques. Il y a des pages de gloire à l'image de l'Égypte des pharaons où venaient s'abreuver les savants de science et du savoir-être sans préjugés. Je lis les pages des chroniques anciennes écrites par les explorateurs spontanés. Il y a des faits tristes marqués par l'encre indélébile, les liens de mère Afrique avec ses fils prodigues qui la dévorent sans regret. Que faire pour une Afrique libre? Demandai-je à ma conscience qui me répond sans murmure. Qu'ils s'en aillent avec leurs légats fourbes, qu'ils quittent avec leurs soldatex conquérantes, qu'ils partent avec leurs armes mortifères, boucliers des apôtres de l'impérialisme prédateur, qu'ils quittent à jamais, non par haine de la couleur de leur peau, mais pour effacer les traces de cette histoire triste de traite d'esclaves, de colonisation de royaumes, d'exploitation de ressources, d'endettement de pauvres, de mort et deuil perpétué. Qu'ils reviennent un jour, fumant le calumet de la paix, tendant la main fraternelle, sans l'orgueil du dominateur et la cupidité du chercheur d'or. Thank you. Thank you. Thank you very much, Saleh. I request Abhyudita to read the translation of the second poem as well, though we don't know which one we've read already. But anyways, we need to understand what the poem was. So thank you, Abhyudita. Can you please read the translation? I think let her read both translation. So he will She's be already happy. read one, ma'am. She's read No, one. that I know, but he has not listened. Okay, okay. So better 1 and 2 she can read. All right. Yes, ma'am. Thank you, sir, for reading out these poems. The first poem that he has read out, I'm going to be reading it out again. Who am I other than a sensitive soul? Echo of the pains of my Africa, looking towards the future, the back of windbreak, who strains his ears to words of peace. Who am I other than this silence, who communicates with himself day and night, while swarming in his cloistered mind 1,001 survival ideas under the rapacious drones of imperialism? Who am I in this fractured world where borders of hatred are raised, of territories, races, religions, between woman and man, poor and rich, other than the echo of united souls, minds, and hearts? Me who only recognizes being and not seen it. Who am I other than this noise, who echoes with himself day and night, while swarming before him 1,000 opposing ideas, apostles of war? Who am I? An artist? No. This lipstick word, what makes the beautiful look like the ugly? On its hidden face, in search of an artificial charm, an ephemeral as an intention, a man who questions himself, yes, about life, on death, who waver, who are fleeing. Who am I? Neither black nor white, but the image of my hand. On the front, it is white. On the back, it is black. This is how the Creator made it. Living together is natural. Hating is human stupidity. Neither white nor black, just a human. Echo of silences and the sounds of time. Who am I other than a dreamer who aspires to an era without war nor hatred, while the sky is watering the four corners of the earth, rain of hail without storm nor cyclone? So, this was the first poem that he read out, and I'm going to be reading the second poem, which is called A Branch for Africa. I dream of a free Africa, like the quetzal that hovers in the sky,
Wings caressing the morning breeze, my conscience tells me in a low voice, take your pen and trace your path on the wandering dunes of the desert. I dream of a peaceful Africa. Where do humans in the universe come from? Complete the pilgrimage of redemption. My reason dictates in my ear. Sing the communion song like the nightingale at the top of the olive tree. I listen to historical stories. What do authentic brides say? They are pages of glory, like the Egypt of the pharaohs, where the scientists came to drink and knowing how to be without prejudice. I read the pages of ancient chronicles, written by spontaneous explorers. There are sad facts, marked with indelible ink. Mother Africa's ties to her prodigal sons, who devour it without regret. What to do for a free Africa? I ask my conscience, who answers me without a murmur. Let them go with their deceitful legates. Let them leave with their conquering soldiery. Let them leave with their deadly weapons, shield of the apostles of predatory imperialism. Let them leave forever, not out of hatred for the color of their skin, but to erase the traces from this sad story, slave trade, of colonialization of kingdoms, resource exploitation, debt of the poor, of deaths and mourning perpetuated. May they come back one day, smoking the peace pipe, stretching out a brotherly hand, without the pride of the dominator and the greed of the gold prospector. So, this was the second poem, A Branch for Africa. Thank you so much, Abhyudita. Thank you, Saleh. And we have all just been trying to empathize with the kind of pain that Africa goes through. But your poems were replete with the details of that pain. And thank you for revealing your heart to us. And we hope to meet on another platform someday in better times. I now invite Dinesh Sharma ji, who teaches sociology to college students in Himachal Pradesh. He too is deeply invested in the study of folk cultures and the Himalayan ecology and ethos. In the literary arena, his creative endeavor articulates itself through poetry and the reading of other poets. He's also a critic, and his poems have been published in several journals and literary magazines. दिनेश शर्मा जी, आइए, स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद कृत्या। अफ्रीका के साथ सुदृढ़ता में कविता पाठ। अफ्रीका जैसी स्थितियों पर कुछ कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है खेद। सुदूर न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च के हताहतों का मुझे है बेहद अफसोस। श्रीलंका के बम धमाकों का भी देश के भीतर और बाहर की दहशतगर्दी से मैं एक सा संतप्त हूं। मानव की सारी विक्षिप्तताएं मेरे लिए 26/11 है या 9/11। बामियान की मूर्तियों में ज्ञान की राह दिखाती मेरी ही अस्थियां हुई है चूर चूर। फौजी स्कूल की चीखों में विलीन हुआ मेरा ही बचपन। मैं माली चैड का दुनिया का सबसे भूखा पेट हूँ। सीरिया सूडान के भागते हुए पाँव हूँ। शरणार्थी शिविरों के तंबुओं के खूंटों में करुणा की सिमटती हुई जमीन पर गड़ा है मेरा ही जीवन।
मेरे ही लहू की छाप से मुकम्मल हुई है मुल्कों की हदबंदी, सरहद की कंटीली तारों पर लटकी है मेरी ही लाश। मैं ये जो बार बार फूटी हुई झोली होने के आंसू बहाता हूँ, खाली हाथों की देता हूँ दुहाई, आक्रोश की लहराती मुट्ठियों से आसमान के कान में फूंकता हूँ विरोध की अपनी कविताएं, दरबार की देहरी की भव्यता पर दुखते सिर की आह के छोड़ता हूँ धब्बे, और सपनों सरीखा अपने लिए सुख का संसार चाहता हूँ। भूल है मेरी, स्वीकारता हूँ और माफी मांगता हूँ। मुझ पर दया की जाए, ठीक से पढ़ ही नहीं पाया उस धर्म को जो मरना सिखाता है और मारने के लिए उकसाता है। पछतावा की किताबों से घिरा मैं बांटने वाली मानवता की उस पहचान को जान ही नहीं पाया, अस्मिता के लिए जो बढ़ाती संस्कृति का तर्क, जिंदा रहने को कुर्बानियों की सूली। मेरे जन्म से पहले की इतिहास में दफन यातनाओं और जबरदस्तियों के लिए मैं गम जाहिर करता हूँ और भविष्य के दुराचारों पर संवेदना जताता हूँ। दुनिया के तमाम सूचना पटों पर, चिट्ठियों और संदेशों में दर्ज किया जाए मेरा बयान कि मेरे दुख के लिए मुझे खेद है, मेरे दुख के लिए मुझे खेद है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है राख पुता चूल्हा। मैं राख पुता वह चूल्हा हूँ, धरोहर की तरह जो बस याद के लिए रह गया है। मेरे भीतर आग नहीं है, न शोले न गर्म राख। अरसे से मैंने चखा नहीं कोई स्वाद, कोई कहानी नहीं सुनी, किसी नोक झोंक का गवाह नहीं बना। टाइलों पर फिसल कर जीवन स्टैंडिंग किचन में चला गया है। सुना है लोग वहां दूसरी भाषा में बतियाते हैं, दूसरे देश की बात करते हैं। पाइप से एक लौ निकलती है वहां, गर्माहट के लिए जो सेकी नहीं जाती, रोशनी के काम भी नहीं आती। आग के इस तरह लाचार होने पर मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे मेरी जुबान छीन ली गई है और मौन में भीतर ही बड़बड़ा रहा हूँ, भीतर ही बड़बड़ा रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविताएं। आई थिंक सभी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सली कनेक्टेड हैं, और इसीलिए अफ्रीका के बारे में स्पेसिफिकली ना होते हुए भी हम सभी उन्हीं इमोशंस के साथ कनेक्टेड हैं। So, last but not the least, we have one of the youngest poets on our session today, Priyanka Bharadwaj, who teaches Hindi, writes poetry that surprises the reader with its capacity to engage through sustained images. She has a very keen linguistic sensibility and a keener flair for metaphor. Priyanka has two collections of poems and one of critical essays, and her poems find place of pride in several national journals and magazines. I personally love her poetry, and I eagerly await Priyanka's recitation of her poems. Welcome, Priyanka. Priyanka, first you unmute yourself. जी, Unmute yourself. नमस्कार Yes. सभी को। सबसे पहले टीम कृत्य का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और कामायनी मैम का जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी 2 कविताएं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। मेरी जो पहली कविता है वो स्त्रियों की अनुभूति और उनकी संवेदनाओं से जुड़ी है। स्त्रियों के पक्ष पर बात करना मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरी कविता का जो मैं पहली कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है स्त्री उर्फ बोंसाई। स्त्रियां विकसित की जाती हैं एक बोंसाई के रूप में। उनकी स्वतंत्रता की जड़ों
और शाखाओं के फैलाव के अधिकार की सही से की जाती है काट छांट। बेहद बचपन से ही दी जाती है उन्हें नपी तुली मिट्टी और खाद। धीरे धीरे वे पा लेती हैं आकार एक सजावट का। ताउम्र करती है सजावट, कभी घर की, कभी दफ्तर की, कभी हृदय की। फिर धीरे धीरे देह की सजावट के साथ साथ वे लगती हैं संवारने अपनी तकलीफ के जंगल, अपने डर की कोठरियां। संवारने लगती हैं परंपरागत गहनों के साथ साथ मिली अवहेलनाएं। स्त्रियों के भीतर का प्रेम लगता है संवारने पुरुष का बिहड़, उसकी जड़ता, क्रूरता, घृणा। वे ये सब संवारती है सीमाओं में रहकर। इन तमाम सजावटी तामझाम में भी वे कभी नहीं भूलती पिता की दहलीज संवारना, माँ की क्यारी बुहारना। बोनसाई के रूप में विकसित स्त्रियों की आंखें होती हैं, दृश्य नहीं। वे जिन रास्तों को संवारती हैं ताउम्र, उन रास्तों पर चलने वाले पैर उनके होते हैं, कदम नहीं। उनके स्वप्न गूंगे और अधिकतर मौन पैदा होते हैं। उनकी पूरी देह काट छांट के बाद भी बिना बढ़े बढ़ती है। वे उगा ही लेती हैं अपनी पृथ्वी की धरती पर अमर बेल। स्त्रियों को आता है क्रूरता को एक कलाकार की तरह निभाते चले जाने का सलीका। वे अक्सर अपने बाएं पैर के टखने पर पहनती है काट के दंश की पीड़ा। उनके चेहरे एक साथ हंसते हैं समाज की वर्जनाओं के खिलाफ। कटने छटने के बाद भी शेष रह जाती है उनके मुख पर चंद्र की आभा। बोनसाई के रूप में उगी स्त्रियां बार बार करती है आह्वान खुद को जोखिम की तरह उठाने का। फिर अपने कटे सपनों की पलकों के अबोध बिंब उठाते हुए उन्हें सिखाने लगती है प्रेम के साथ साथ अधिकार की भाषा। अधिकार की भाषा सिखाती स्त्रियां कभी बोनसाई नहीं बनती। वे और उनके स्वप्न विस्टेरिया की तरह झूलते हैं विश्व के पटल पर। मेरी दूसरी कविता है जो मेरे काव्य संग्रह के नाम पर ही इस कविता का ये कविता जो है इसका शीर्षक मेरे काव्य संग्रह के शीर्षक से मिलता है। तो इसका शीर्षक है आसमान में धान। मुख्य रूप से किसानों और जो मजदूर हैं उनके अधिकारों और उनके शोषण पर और उनकी मजबूरी के ऊपर ये कविता लिखी गई है। तो कविता मैं पढ़ रही हूँ। आसमान में धान। एक किसान धान बो रहा था, आसमान की तरफ देखते हुए मांग रहा था उचित धूप, उचित बारिश, उचित पैदावार। मैंने उसे रोकते हुए कहा, यह समय जमीन में धान बोने का नहीं, उम्मीद बोने का है। उसने मेरी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, पगले, किसान का मजाक उड़ाते हो? मैंने कहा, सच में यह समय धान बोने का नहीं, उम्मीद बोने का है। आसमान की तरफ देखने का नहीं, उसके भीतर हल लेकर प्रवेश करने का है। चांद की रोटी भरी उपमा को अन्न करने का है। पृथ्वी के तमाम बीजों को जमीन देने का है। चलो हम दोनों मिलकर सूरज चंद्रमा को बैल बनाते हैं। आसमान की पीठ पर उन्हें हाँकते हुए बादलों के खेतों को नुकीले हल के फाल से चीरते हुए कपास के नए गांव बसाते हैं। पृथ्वी की आशाएं जगाते हैं। गरीबी, भूखमरी, लाचारी की बस्तियां जलाते हैं। चलो हम मिलकर आसमान में धान, पृथ्वी में उम्मीद बोते हैं। धन्यवाद। To the end of this beautiful poetic evening. Of course, it has been a very somber mood and it has been a very serious theme. But I think poetry helps us relieve that pain, and it allows us to experience pain a little better than we would otherwise. Thank you, Rati ma'am, for giving Kamaini, us I this think you have to platform. read, yeah? And Kamaini.
You have to read your poems. You have not read. Did you read? No, ma'am, I don't have my poems at hand right now. Thank you. I was just coordinating today. Next time, probably. Okay, Thank you. fine. Okay. Ji. So thank you very much, Saleh. We were extremely lucky that you were able to join us despite the connection problems. And we hope to see you in India sometime. And I am extremely grateful to all the senior poets from my state who agreed to come at the slightest request. And they trusted my invitation and they were here to participate in this session. Thank you, Rati ma'am. Over to you. So, thank you, all of you. First of all, we know that every time we have internet problem and Saleh was waiting for half an hour and half an hour, I was trying to explain him that how to enter, and at last he was succeeded after half an hour. So but this happens in a technology. I was telling yesterday also that we are too much dependent on technology and we are just ignoring nature. That's what all of you have, because all of you live very much near to nature, and that is why your poetry talk about the nature, because ये जो लॉस हो रहा है आपके नेचर में, आपके पहाड़ कट रहे हैं, आपके पहाड़ों के बीच में से, उनके दिल में से रास्ते बनाए जा रहे हैं, आपकी नदियों का रास्ता बदल दिया जा रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है वो इतना भयानक है कि ये वास्तव में पूरी विश्व के लिए भयानक है। दिस इज वेरी डेंजरस एक्चुअली, कि क्या होने वाला है हमारा फ्यूचर, हम पृथ्वी को पूरा खा जाएंगे जी, चींटियों जैसा, तो फिर बचेगा क्या पृथ्वी में? So this is very dangerous, and this is actually that's what I was telling yesterday. Also, this African poets also had some reading, and I had to join as a member from as a poet from India online only. And then I said that it is not a message for you; it is message for us also. We also learn it back, or we also remembered कि हम ऐसा हमारे साथ में भी हो रहा है, हमें भी देखना है। हालांकि किसी ने कहा कि ये तो पहले अपना देख ले फिर दूसरे का देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट पोएट्स आर द वर्ल्ड सिटीजन्स, तो वो ये नहीं होता है कि आज हम अपना देखेंगे फिर कल तुम्हारा देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। Actually, when we are talking about Africa, we are thinking of ourselves also, our future also, not in sense of this freedom and all. We at least ये जो हमारे साथ दोहन हो रहा है प्रकृति का, वो तो हमारे साथ भी हो रहा है ना, चाहे करने वाले हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और हम उनको होने दे रहे हैं, दोहन को होने दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, हम एकजुट भी नहीं हो पा रहे। लेकिन फ्री अफ्रीका की इस स्थिति से मुझे ये मालूम पड़ा कि इस बार मैंने देखा कि जिससे भी जरा सा स्पष्ट किया कि हम क्या चाहते हैं, वो उससे जुड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सीनियर पोइट्स भी जुड़ने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उन लोगों को प्रॉब्लम होती है इंटरनेट से एंटर करने से, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। उम्र में तो मैं भी बहुत सीनियर हूँ, लेकिन मैं तो इसको करती हूँ, इसलिए मुझे आदत है, लेकिन इसलिए ना वो जुड़ते नहीं है। लेकिन इस बार हर जगह से, राजस्थान में भी मैंने देखा, आपके हिमाचल प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, जो ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है उसमें भी हो रहा है। और दिल्ली से, दिल्ली एनसीआर से, सभी जगह से ऐसा हुआ कि वो पोएट्स जो उसके बारे में लिख रहे थे। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि बहुत से कवि जो भूल गए थे कि वो अफ्रीका के बारे में जानते हैं, वो अफ्रीका के लोगों को देख चुके हैं, कभी कोई अफ्रीका में जाकर, कोई बिना अफ्रीका में जाके, कोई अनुवाद के द्वारा उनको अचानक याद आ गया कि हाँ, हम अफ्रीका को जानते हैं। और उन्होंने फिर वो कविताएं सुनानी शुरू की जो उन्होंने अनुवाद किया। जैसे कल विलास सिंह जी ने 4-5 कविताएं सुनानी चाहिए। मंदाकिनी पहले जाके उसने, मतलब वो 20 मिनट मंदाकिनी ने ही ले लिए थे शुरू के, कि वो इतना ज़्यादा खो गई थी उन कविताओं में कि वो अफ्रीका की कविताओं के अनुवाद सुनाने लगी जो उन्होंने किए थे। तो इस तरह से हम अपने आप से भी जुड़े, अपनी समस्याओं से भी जुड़े, और हमने
जो अफ्रीकन देशों के साथ में we try to show our friendship or try to show them humanity that we are with you, है ना. So Saleh, I'm sorry that I am not speaking French, and next time I will speak in French with you. Okay, I will try to learn. So thank you very much. You did not, and he is in a very strong position. The problem with Africa, I told you before also, कि उन लोगों की भाषा को भी खत्म कर दिया गया और उनकी अपनी भाषाएं भी खत्म है. और इसके साथ में समस्या यह है कि जिन लोगों के वो उपनिवेश बने थे, उन्हीं के पास उनको नौकरी के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उनको वही भाषा आती है. ये स्थिति बहुत से देशों में की गई है, जानबूझ के. एक भाषा, आप सोच लीजिए, एक भाषा का क्या मतलब होता है. एक भाषा का मतलब आपकी आजादी का छिन जाना भी होता है. इसको दुनिया के दूसरे देशों से सुन लीजिए. तो ये ऐसा होता है, और ये इन देशों में हुआ है, जिन देशों को मैंने बहुत करीब से भी देखा है. तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कामायनी को भी टाइम मिल गया. पहले तो ये लोग सब मेरे को छोड़ के चले गए थे, तो अब वे लोग वापस फिर से आ गए हैं, तो फिर से कुछ ना कुछ करते रहेंगे. तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया.